हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, जो अपना चैप्टर 2 है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर को वन शॉट वीडियो के तौर पर कवर करेंगे। इस एक वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम समझ रहे होंगे हम क्या करेंगे, साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस चैप्टर में दिए हुए हैं उसको भी समझेंगे और उसको अंडरलाइन भी करेंगे, और साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पूरे चैप्टर से बन सकते हैं उसके पॉसिबल पॉइंट्स क्या है जो हम आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटीज़ को साथ में रख सकते हैं, और जो जैसे जैसे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे वैसे वैसे आप अपनी एनसीईआरटीज़ में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे कि आखिरकार क्या समझने जा रहे हैं हम इस पूरे चैप्टर में। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी वास्ट चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है, तो क्या समझेंगे हम इस चैप्टर में वो हम यहाँ पर पहले समझते हैं। इससे पहले अगर आप देखोगे चैप्टर 1 में आपने क्या करा है, ऑलरेडी नेशन बिल्डिंग का जो चैलेंज था उसको हमने डिस्कस कर लिया। हमने समझ लिया पार्टीशन की वजह से चैलेंजेस क्या क्या आए इंडिया के सामने। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में क्या क्या चैलेंजेस भारत को फेस करने पड़े। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कैसे एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था, लेकिन इंडिया ने फाइनली डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों की एस्पिरेशंस को मीट करा और लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया। सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम सेकंड चैलेंज की तरफ मूव कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम दूसरा चैलेंज पढ़ेंगे, द चैलेंज ऑफ इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इंडिया में कैसे लोकतांत्रिक तरीके से पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश करी जाए, कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करा जाए, ये पूरा चैलेंज इसमें हम डिटेल में इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। और जो फर्स्ट डिकेड है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1952 ऑनवर्ड से लेकर के 1962, इसमें जो पूरा चीज़ें हुई है, खासतौर पर जनरल इलेक्शन जो हमारे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, वो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना इंटरेस्टिंग है मतलब चीज़ें समझ में आएंगी कि कितना ज़्यादा चैलेंज था इंडिया के सामने अपना पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराना। बहुत सारे चैलेंजेस थे, दुनिया हमारे ऊपर उंगली उठा रही थी कि भारत क्या करने जा रहा है, भारत अपनी डेमोक्रेसी को दोबारा से खो ना दे। बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इंडिया कर सकता है, एंड इंडिया ने पहला जनरल इलेक्शन काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट कराया। तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। और फिर उसके बाद डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस का मतलब क्या है, क्यों आखिरकार कांग्रेस पार्टी इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी इंडियन पॉलिटिक्स में, क्या कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, अगर थी तो फिर लोग कांग्रेस को ही चूज़ क्यों कर रहे थे, क्या रीजंस थे आखिरकार कि कांग्रेस इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। तो इसके ऊपर प्रोबेबली क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, और इसके पॉइंट्स क्या है, इसके आंसर में आप कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हो वो भी हम साथ साथ में अंडरस्टैंड करेंगे। साथ ही साथ जो इंडिया में अदर अपोजिशन पार्टीज़ थी, नो डाउट कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के साथ में हमारे पास हम देखेंगे उस समय आज़ादी के बाद काफ़ी सारी मल्टीपल पार्टीज़ भी थी जो अपोजिशन पार्टीज़ के तौर पर काम कर रही थी। तो उनकी इमरजेंस कैसे होती है और उनकी पॉलिसीज़ क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। तो काफ़ी मज़ेदार चैप्टर होगा, इसको हम ये सारी चीज़ों के साथ इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट टॉपिक बोल रहा है चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्टैब्लिश करना इंडिया में, राइट। लोगों के राइट्स को एम्फोसाइज करना, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना, ये सारी चैलेंजेस हैं जो हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। बेसिकली इंडिया में द चैलेंज ऑफ स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी या बिल्डिंग डेमोक्रेसी, ये है टॉपिक आपका जो हम यहाँ पर समझेंगे। तो हो क्या रहा था, बहुत सारी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, इंडिया की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ जो इंडिया के आसपास के समय में ही आज़ाद हो रही थी, उनके लीडर्स उनके लीडर्स ने ये बोला कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग डेमोक्रेटिक तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि उन्होंने ये बोला कि अगर वो डेमोक्रेसी चूज़ करेंगे ना, तो हो सकता है कि उनकी नेशनल यूनिटी अफेक्ट हो जाए, क्योंकि हो सकता है क्या हो सके, वहाँ पर सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करें, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट हो सकती है डेमोक्रेसी की वजह से। तो इसीलिए जैसे भारत आज़ाद होता है वैसे ही कुछ अदर कंट्रीज़ भी आज़ाद होती है, तो वो सारी कंट्रीज़ ये बोलती है कि वो लोग नॉन डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि वो अपने देश में लोकतंत्र तरीके से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश नहीं करेंगे, एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए वो मना कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ करा, जैसे एक लीडर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, या वन पार्टी रूल है, या फिर डायरेक्टली आर्मी रूल है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट करी। वो लोग ये सोच रहे थे कि कुछ समय के लिए वो लोग नॉन डेमोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश कर लेंगे, और फिर कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद वो दोबारा से अपनी डेमोक्रेसी अपने आप, जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी तो वो रिस्टोर कर लेगी डेमोक्रेसी को। बट ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है।
तो ये तो अलग कंट्रीज़ की स्टोरी है कि दूसरी कंट्रीज़ ने ये देखा कि भाई डेमोक्रेसी की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, हम आज़ादी के बाद क्या करेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी कंट्री को चलाएंगे। लेकिन इंडिया, क्या इंडिया ने ऐसा करा? क्या इंडिया भी उसी के रास्ते पर चली जैसे दूसरी कंट्रीज़ डिसाइड कर रही थी? तो इंडिया ने टोटली एक काफ़ी डिफरेंट पाथ अडॉप्ट करा। और हमें पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्योंकि एक कमिटमेंट थी किसके प्रति, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के प्रति हमारी यहाँ पर कमिटमेंट थी, क्योंकि हम फ्रीडम स्ट्रगल भी कैसे लड़ रहे थे, डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ रहे थे, है ना। डेमोक्रेटिक राइट्स पाने के लिए हम अपनी पूरी की पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि एक ऐसा अवसर आ सके जब हम आज़ाद हो और हमारे यहाँ पर खुद की चुनी हुई सरकार हो सके। तो ये सारे आइडियाज़ थे। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात थी कि इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के रास्ते पर नहीं चलेगा। और इंडिया ने क्या डिसाइड करा? इंडिया ने डिसाइड करा कि हम तो भाई भले भले ही बहुत सारे चैलेंजेस आए इंडिया के सामने, भले ही हो सकता है कि इंडिया के सामने भी कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, डिफरेंसेस आए, लेकिन हम डेमोक्रेसी के रास्ते पर ही चलेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलने के लिए ही तो हमने आवाज़ उठाई थी कि हम क्या करेंगे, आज़ादी लेंगे तो डेमोक्रेटिक तरीके से लेंगे और फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। इंडिया ने इस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके का रास्ता अडॉप्ट करा। और हो क्या रहा था कि जो हमारे लीडर्स थे वो बेसिकली जो रोल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो दूसरी कंट्रीज़ के लीडर्स थे वो पॉलिटिक्स को पावर गेम के तौर पर देखते थे कि पॉलिटिक्स एक पावर को पाने का तरीका है। लेकिन हमारे लीडर्स ऐसा नहीं मानते थे। वो पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम के तौर पर नहीं देखते थे, रादर वो पॉलिटिक्स को सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स के तौर पर देखते थे। वो ये देखते थे कि पॉलिटिक्स एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए वो जो सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, वो कर सकते हैं। सोसाइटी को सर्व करने का वो तरीका पॉलिटिक्स को मानते थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करेंगे। जो हमारी राजनीति होगी वो लोकतांत्रिक तरीके से होगी और लोगों को सर्व करने के लिए होगी। और इसलिए डिसाइड किया कि हम क्या करने जा रहे हैं। जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने देश की सरकार को चलाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या था? सबसे पहले ज़रूरी था कि हम डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करें। ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही हम सभी को पता है, आपको भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब करा गया? 26 नवंबर 1949 को। साइन कब करा गया मेंबर्स के द्वारा? 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद इफेक्ट में कब आता है, इम्प्लीमेंट कब हो जाता है? 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हो जाता है। साइन करने के दूसरे दिन बाद, यानी कि 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे है, उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाता है या लागू हो जाता है। ठीक है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया एंड इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, तो फिर हमने डिसाइड करा कि हम अपनी पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है भाई? उसके लिए तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन कौन करवाएगा? तो आपको याद होगा क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करा था। वो कब स्टैब्लिश होती है? जनवरी 1950। ठीक है। कब स्टैब्लिश होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? जनवरी 1950 में सेटअप करी जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, अंडरलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है। तो सुकुमार सेन इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस तरीके से हमने क्या करना चालू करा, हमने अपनी प्रिपरेशन करनी चालू करी। हमने अपने आप को रेडी करना चालू करा कि इंडिया क्या करने जा रहा है, अपना पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कराने हम जा रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सारी चीज़ों को मैनेज करेगी। तो जब इलेक्शन कमीशन ने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करा, तो इलेक्शन कमीशन को समझ में आया दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज़। मतलब इंडिया जैसी बड़ी साइज़ में, इंडिया जैसे बड़े इलेक्टोरल साइज़ में, जहाँ पर इतने सारे लोग वोट करेंगे, पहली बार इलेक्शन हो रहे जा रहा है। ये काफ़ी आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है फ्री तरीके से, फेयर तरीके से इलेक्शन को करवा लेना। क्योंकि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। डिलिमिटेशन भी हमने क्लास 11 में पढ़ा है। डिलिमिटेशन क्या होता है बेसिकली कि जब हम अपनी बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करते हैं, है ना, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बाउंड्रीज़ को हम डिसाइड करते हैं कि इंडिया में पूरी की पूरी जो टेरिटरी है इंडिया की, उसमें कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को हम स्टैब्लिश करेंगे। तो पहले डिलिमिटेशन करवाना है, फिर उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना था। इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट। बेसिकली आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पर क्या था कि जो 21 ईयर्स के लोग हैं या 21 ईयर्स एंड अबव के लोग हैं, वो सब लोग एलिजिबल वोटर्स होते थे। तो उन सब का एक लिस्ट प्रिपेयर करा जाता था कि भाई कौन कौन वोट कर सकता है, और इसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है? इलेक्टोरल रोल बोला जा रहा है। ठीक है। तो जब इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कर दिया गया था, तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट था इलेक्टोरल रोल का, जब वो पब्लिश किया गया तो बहुत बड़ी समस्या आई।
समस्या क्या आई कि लगभग 40 लाख विमेन के जो नाम थे उनको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो कैसे रिकॉर्ड किया गया? विमेन के नाम लिखे गए वाइफ ऑफ डैश या डॉटर ऑफ डैश, यानी कि बेसिकली एक तरीके से जो उनके मेल मेंबर्स थे, जो फैमिली के मेल मेंबर्स थे उनके नाम से जो उनकी महिलाएं थी, जो उस घर की महिलाएं थी, उनका नाम लिखा जा रहा था एज इफ़ विमेन का कोई नाम नहीं है और विमेन के कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इस तरीके से प्रॉब्लम हमारे इलेक्शन कमीशन को देखने में मिली कि भाई ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोबारा से बोला कि जो प्रॉपर नाम है, जो विमेन का नाम है वही नाम लिखा जाएगा, उनके हस्बैंड का नाम नहीं लिखा जाएगा या किसी और अदर मेल मेंबर्स का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए फिर दोबारा से इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर किया गया। और ये सिंपल सी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पहला जनरल इलेक्शन के लिए तैयारी करनी थी वो काफ़ी एक मेहनत एक्सरसाइज थी, काफ़ी बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आप करते हो ना, इतने बड़े लेवल पर हम ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि एक ऐसी कंट्री जो अभी आज़ाद हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बड़ा चैलेंज था। लेकिन इंडिया डरा नहीं इस चैलेंज से कि नहीं भाई कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, हम ढंग से नहीं करा पाए तो क्या होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते थे, दुनिया ने हमारे सामने यही सारे क्वेश्चन उठाए, लेकिन इंडिया कमिटेड था कि भाई एक बार डिसाइड कर लिया ना हम लोगों ने कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने देश को चलाएंगे, तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे फिर हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेजोल्यूट थे। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कवर्ड इन द वर्ल्ड बिफोर। इतने बड़े स्केल पे इलेक्शन करवाना आज तक पूरी दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस समय हमारे पास कितने एलिजिबल वोटर्स थे? लगभग 17 करोड़ के आसपास इंडिया में एलिजिबल वोटर्स थे। और इसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या था ना कि ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। 17 करोड़ लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से लिटरेट लोग कौन है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं? केवल 15%, यानी 85% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो वोट करने जा रही थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो चैलेंज क्या आएगा? चैलेंज आएगा पहले तो लोगों को बताना कि भाई वोट क्या होता है, कैसे वोट करना है, किस तरीके से वोट करोगे, किस पार्टी का इलेक्शन सिंबल क्या है, उसके बारे में जानकारी देना। तो सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो से करना था। लोगों को बिल्कुल जानकारी देनी थी कि भाई वोटिंग का पर्पज़ क्या है, कैसे आप वोट करोगे, सब कुछ लोगों को बताना था, क्योंकि उससे पहले लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ने वोट करा ही नहीं था, पहली बार वो लोग वोट करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है लैक ऑफ नॉलेज होगा। इसीलिए क्या किया गया, इसलिए मॉक ड्रिल्स कराई गई। मेन इलेक्शन करवाने से पहले 2 बार कम से कम लोगों को बताया गया कि इलेक्शन में आपको कैसे आना है, किस तरीके से बैलेट पेपर को यूज़ करना है, कौन से बॉक्स में डालना है, कौन सी पार्टी का इलेक्शन क्या है, सबके बारे में, कौन सी पार्टी का इलेक्शन सिंबल क्या है, वो सारी चीज़ें जानकारी दी गई, सबको जागरूक कराया गया। और फिर उसके बाद क्या किया गया, फिर उसके बाद फाइनली जब मॉक ड्रिल्स हो गई, फिर उसके बाद रियलिटी में हम अपना रियल इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो इस लेवल पर, इस इतने बड़े लेवल पर हमने क्या करा है, प्रिपरेशन करा है। एक और चीज़ है जो हमें यहाँ पर समझनी है, जो हमारा पहला जनरल इलेक्शन था, इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। ये एक ऐसा पहला टेस्ट था, डेमोक्रेसी का पहला टेस्ट होने जा रहा था। कौन सी कंट्री में? एक ऐसी कंट्री में जो कि एक पुअर कंट्री है एंड जो कि क्या है, एक इलिटरेट कंट्री है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि ये डेमोक्रेसी का पहला टेस्ट था एक पुअर कंट्री में? क्योंकि इससे पहले जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश थी तो वो या तो वो प्रोस्पेरस कंट्रीज़ थे, जैसे यूरोप की कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ काफ़ी इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस कंट्रीज़ थी, और साथ ही साथ में ये कंट्रीज़ क्या थी, लिटरेट भी थी, यहाँ पर लोग पढ़े लिखे भी थे, लोग समझते थे कि पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इंडिया के पास तो ये सारी चीज़ें नहीं है। इंडिया तो इकोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वीकर था, बैकवर्ड था, और साथ ही साथ में 85% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिटरेट नहीं थे। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसका एक टेस्ट भी था कि क्या डेमोक्रेसी एक ऐसी कंट्री में सक्सेसफुल हो सकती है जो कि गरीब है और इलिटरेट है। पूरी दुनिया ये क्वेश्चन मार्क कर रही थी कि इंडिया डेमोक्रेसी कभी भी एक पुअर और इलिटरेट सोसाइटी में सक्सेसफुल नहीं हो सकती, वहाँ पर ढंग से इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई वोटिंग राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वो डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट कैसे करेंगे फिर। इस तरीके से लोग क्वेश्चन उठाने जा रहे थे। और इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि हर किसी को क्या करना, राइट टू वोट देना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि आपका जेंडर क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो, या आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है। हमने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा, हमने हर किसी को राइट टू वोट दिया जो भी एलिजिबल वोटर्स थे अबाउट 21 ईयर्स एज वाले। ठीक है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा क्या बोला, दुनिया ने बोला कि काफ़ी बड़ा बोल्ड और रिस्की चैलेंज है जो इंडिया लेने जा रहा है। कुछ मैगजीन में तो ये तक छपा दैट इट वाज द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री। इसको एक तरीके से बहुत बड़ा सबसे बड़ा जुआ
इतिहास में बोला गया कि ये काफ़ी बड़ा क्या है, गैम्बल है कि पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों ने क्या बोला, एक मैगजीन ने तो ये तक लिख दिया दैट जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। मतलब कि इतना ज़्यादा नेगेटिव एजम्पशन था ना इंडिया को लेकर के कि इंडिया की कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है भाई, पोवर्टी है, इलिटरेसी है, वहाँ पर तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, इलेक्शन ढंग से कैसे करवाएंगे, राइट। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव एजम्पशन था कि इलेक्शन करवाने से पहले ही दुनिया ये सोच रही थी कि भारत में जो इलेक्शन होने जा रहा है वो एक फेलियर होगा। शुरू करने से पहले ही दुनिया हमको एक तरीके से फेलियर के तौर पर देख चुकी थी कि वो फेलियर का टैग हमारे ऊपर लग चुका था कि ये जो चीज़ें होंगी वो फेल होगी। और जवाहरलाल नेहरू आकर के कन्फेस करेंगे पूरी दुनिया के सामने कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था वो इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाया, रादर इट वॉज अ फेलियर। जनरली होता क्या है ना, जनरली ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जब कुछ नया काम करता है तो दुनिया के तरफ से हज़ार क्वेश्चन उसके ऊपर उठाए जाते हैं, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, दुनिया हंसेगी या क्रिटिसाइज़ करेगी या फेल हो जाओगे, तमाम चीज़ें होती है ना। लेकिन वही इंडिविजुअल जब कुछ समय के बाद वो चीज़ सक्सेसफुली अटेन कर लेता है, अपने गोल को सक्सेसफुली अटेन कर लेता है, तो फिर वही दुनिया क्या होती है, खड़ी होकर तालियां भी बजाती है ना। तो इस समय इंडिया की कंडीशन यही थी कि इंडिया के सामने सारी दुनिया चैलेंज कर रही थी, उंगलियां उठा रही थी कि ये भारत करने क्या जा रहा है, एक तरीके से खतरों का खिलाड़ी भारत बनने जा रहा है। क्योंकि अभी तो आज़ाद हुए ये लोग, ना लोगों के पास रोटी है, ना लोगों के पास कपड़ा है, लोग इलिटरेट है, ये लोग क्या समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इंडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया इसका। ठीक है, अब हम उसी चीज़ को आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, जो हमारे इलेक्शंस थे वो 2 बार पोस्टपोन करे गए क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। तो जब तक हमें नहीं लगा कि हम बिल्कुल रेडी हैं, हमने बिल्कुल भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए। हमने पहले डिसाइड करा कि सब कुछ तैयार होगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा तभी हम कराएंगे, दैट इज़ वाई इट वॉज पोस्टपोन। फाइनली इलेक्शन कब होते हैं, अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक के बीच में होते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर इलेक्शन 1952 ईयर वाले में होते हैं, 1952 के मंथ्स में होते हैं, इसीलिए ये जो हमारा पहला जनरल इलेक्शन है उसको क्या बोला जाता है, 1952 इलेक्शन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट कॉल्ड एज 1951 इलेक्शन, इट इज़ कॉल्ड एज 1952, क्योंकि ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री है उन्होंने वोटिंग कब करी, जनवरी 1952 में जाकर के करी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 1952 इलेक्शन बोला जाता है। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो हमें बिल्कुल याद रखना है कि 1952 इलेक्शन है, इट इज़ नॉट 1951 इलेक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या इलेक्शन में केवल एक पार्टी थी या इट वॉज अ कॉम्पिटिटिव इलेक्शन, तो इट वॉज अ कॉम्पिटिटिव इलेक्शन, मल्टीपल पार्टीज एक तरीके से इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही थी। दूसरी बड़ी चीज़, कितने लोगों ने आखिरकार वो डालने आते हैं, कितने लोग वोट डालने आते हैं, तो मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स, जितने भी एलिजिबल वोटर्स थे उसमें 50% से ज़्यादा, लगभग 50-55% के आसपास लोग, भारत के लोग आते हैं और वो लोग वोट डालकर जाते हैं। आज भी अगर आप देखोगे एट प्रेजेंट तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है ना, आज़ादी के कितने साल हो चुके हैं, तो हम आज के टाइम में भी हमारा जो एक तरीके से वोटर टर्नआउट रेट होता है वो कितना होता है, 60 से 70% के आसपास, 75% के आसपास। और जब पहली बार हम लोग एक तरीके से इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हैं तो भी कितना है, 55, विच वॉज अ क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इन इलेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब रिजल्ट डिक्लेयर करे जाते हैं तो हमारे जितने भी लोग थे जो हार जाते हैं उस इलेक्शन में, वो उसको मानते हैं कि हाँ भाई इलेक्शन फेयर तरीके से हुआ, एंड वो मानते हैं कि वो जीत नहीं पाए, विच मीन्स दैट दे एक्सेप्टेड द रिजल्ट, एंड उनको समझ में आया, उन्होंने ये एक्सेप्ट करा कि ये जो इलेक्शन हुए वो फेयर तरीके से हुए। ऐसा नहीं जैसे अमेरिका में अगर ट्रंप हार जाते हैं तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई नहीं, चीज़ें सक्सेसफुल तरीके से नहीं हुई, सही तरीके से चीज़ें नहीं हुई, और वो लोग रिजेक्ट कर दे कि नहीं ये इलेक्शन ही गलत है और सही तरीके से चीज़ें नहीं हुई। ऐसा नहीं था। इंडिया में फर्स्ट जब जनरल इलेक्शन होते हैं तब भी इंडिया में वो लीडर्स जो नहीं जीत पाए, वो कैंडिडेट जो जीत नहीं पाए, उन्होंने माना कि हाँ ठीक है ये जो चीज़ें हुई है वो सही तरीके से हुई है, एंड हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम नहीं जीत पाए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, उन्होंने रिस्पेक्ट करा जो डिसीजन आता है। तो इसके बाद जब सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती है तो जैसा होता भी है कि जब आप एक बार कोई चैलेंजिंग काम करते हो तो पहले पूरी दुनिया आपके ऊपर सवाल उठाती है, क्वेश्चन करती है, क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन जब वही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरी दुनिया आपके सपोर्ट में आ जाती है। तो ऐसे ही भारत के साथ में भी हुआ। जब भारत ने सारी चीज़ें सक्सेसफुल तरीके से कर ली तो पूरी दुनिया की तरफ से कुछ कुछ मैगजीन्स ने ये बोला, कुछ कुछ न्यूज़पेपर्स ने बोला कि भाई देखो एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट है, पूरी दुनिया में एग्रीमेंट है कि भारत के लोगों ने अपने आप को बहुत स्मूथ तरीके से कंडक्ट करा, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने काम करा, और इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा था इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का पूरी हिस्ट्री में,
पूरी इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में जो लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा था डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, उसमें भारत के लोगों का जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, काफ़ी ज़्यादा एडमायरेबल था। यानी बहुत सही तरीके से हमने अपने इलेक्शंस को समझा, पार्टिसिपेट करा, काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से हमारे इलेक्शन हुए। एंड इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं वो केवल और केवल ऐसी कंट्री में ही हो सकते हैं जहाँ पर पॉवर्टी ना हो या एक तरीके से इलिटरेसी ना हो। हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि डेमोक्रेसी कहीं पर भी प्रैक्टिस करी जा सकती है। बस डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत अच्छी इकोनॉमी हो, बहुत अच्छे एक तरीके से लिटरेट सोसाइटी होगी तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? डेमोक्रेसी के लिए चाहिए एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर, एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर, और दूसरी चीज़ डेमोक्रेसी के लिए चाहिए डेमोक्रेसी के प्रति रिस्पेक्ट, और एक मेच्योरिटी चाहिए लोगों में, एक मेच्योरिटी चाहिए कि हाँ भाई हमें क्या मिल रहा है, इतनी लंबी संघर्ष के बाद हमें अपना अधिकार मिला है कि हम खुद अपनी सरकार को चुन पा रहे हैं। तो लोगों के अंदर वो रिस्पेक्ट थी कि हमें इस पर्टिकुलर राइट को रिस्पेक्ट करना होगा। बूढ़े बच्चे, मतलब बूढ़े लोग जो एक तरीके से ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे, वो भी एक तरीके से अपने जो किसी भी तरीके से मदद सहारा ले लेकर के वो लोग भी आ पा रहे थे, वो लोग भी आ रहे थे एंड वो लोग भी वोट कर रहे थे। तो इट मीन्स दैट कि हमारे लोगों ने, भले ही इलिटरेट सोसाइटी हो हमारी बहुत ज़्यादा, उस समय 85% लोग एक तरीके से इलिटरेट थे, लेकिन हमारे लोगों ने रिस्पेक्ट करा कि भाई हम जानते हैं इसकी कीमत क्या है, क्योंकि हमने कीमत चुकाई है। हमने ये जो राइट टू वोट हमें मिला है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, उसके पहले इतनी लंबी आज़ादी की हमने लड़ाई लड़ी और उसमें हमने कीमत चुकाई, इसलिए हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझते थे। तो डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है कि पॉवर्टी होगी किसी सोसाइटी में, इलिटरेसी होगी तो वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। पूरी दुनिया को ये चीज़ भारत के एक्सपेरिमेंट से समझ में आई कि डेमोक्रेसी भारत जैसी कंट्री में भी, भारत जैसी सोसाइटी में भी इस्टेब्लिश हो सकती है, और आज भी भारत डेमोक्रेटिक तरीके से अपने इलेक्शंस को बहुत फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट करा पा रहा है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई यहाँ तक? क्या समझा हम लोगों ने? ओवरऑल हमने समझा कि जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में, कि हम इलेक्शंस कराने जा रहे हैं, फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन हो। पूरी दुनिया हमारे ऊपर क्वेश्चन उठा रही थी कि भारत क्या करने जा रहा है, भारत का ये जो एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का वो फेलियर होगा। लेकिन इंडिया ने समझाया, पूरी दुनिया को जवाब दिया कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हैं और अपने लोकतंत्र को सही तरीके से हम चला भी सकते हैं, फ्री फेयर इलेक्शन सही तरीके से करा भी सकते हैं। ठीक है, पहली बार हमने चीज़ें करी लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। ठीक, यहाँ तक समझ में आई? अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दैट इज़ अबाउट कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। अब हम यहाँ पर आते हैं पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ। तो हमें पता है कि उस समय क्या हो रहा था, कांग्रेस का डोमिनेंस था। जो पहले 3 जनरल इलेक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, कौन से ईयर में? फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 ईयर में हुआ, सेकेंड जनरल इलेक्शन 1957 में होता है, थर्ड जनरल इलेक्शन अगर आप देखोगे तो 1962 में होता है। इन 3 जनरल इलेक्शन में कौन डोमिनेट कर रही है, सबसे ज़्यादा सीटें कौन लेकर आ रही है? दैट इज़ कांग्रेस। अब इस टॉपिक में हम यही समझने जा रहे हैं आखिर ऐसा क्या था कि क्यों कांग्रेस डोमिनेंट थी, क्यों सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटों पर यही जीत रही थी, ऐसा क्या था, इसके रीजंस क्या थे? इसी रीजंस को हम समझते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सपेक्टेड थी कि वो जीतेगी। क्यों जीतेगी भाई? उसका सबसे पहला रीज़न है, ये आपके पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको आप आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो कि आखिरकार कांग्रेस का डोमिनेंट सिस्टम क्यों था, और क्यों लोग उम्मीद कर रहे थे कि अगर इंडिया में पहली बार इलेक्शन होंगे तो कांग्रेस जीतेगी। तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस पहले भी थी, है ना, कांग्रेस पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, और कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करा, इंडिया की नेशनल मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो कांग्रेस में काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स थे, तो लोगों का उन पर विश्वास था। इसीलिए जब उन्होंने सोचा कि भाई अगर आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, तो आज़ादी के बाद जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट का काम है वो भी हमें किसको प्रेफर कर रहे थे, वो लोग कांग्रेस को इसलिए प्रेफर कर रहे थे। तो ये सबसे पहला रीज़न है दैट इट हैड इनहेरिटेड द लीगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। दूसरा, इट वॉज ओनली पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ये एकमात्र ऐसी पार्टी थी इंडिया में उस समय जिसका स्प्रेड, जिसका प्रेजेंस पूरे भारत में था। बाकी सारी कंट्रीज़ तो धीरे धीरे अपना स्प्रेड बढ़ा रही थी, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी थी जो अपना स्प्रेड, अपना प्रेजेंस पूरे भारत में इंश्योर कर चुकी थी, इसकी मौजूदगी पूरे भारत में थी। तीसरा बड़ा रीज़न क्या है? जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी हैड द मोस्ट पॉपुलर एंड कैरिज्मेटिक लीडर। तो बड़े बड़े लीडर्स थे पार्टी के पास भाई, बड़े बड़े चेहरे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस पार्टी की जीतने की चांसेस बढ़ जाती है। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू जो कि मोस्ट पॉपुलर कैरिज्मेटिक लीडर थे, इनकी वजह से भी, कुछ अदर लीडर्स की वजह से भी क्या होता है, कांग्रेस एक तरीके से डोमिनेंट नज़र आती है एंड कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा लोग वोट करते हैं।
तो ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी कि कांग्रेस जीतने जा रही है, लेकिन कितने एक्सटेंट तक, कितनी सीटों पर, इतनी ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस जीत जाएगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। एक्सटेंट ऑफ कांग्रेस एंड एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस को बहुत सारे लोगों ने सरप्राइज़ करा। क्यों सरप्राइज़ करा? क्योंकि लगभग 364 सीट आउट ऑफ 489 सीट्स पहले लोकसभा के इलेक्शंस में कांग्रेस जीत पा रही थी। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीटों पर एक तरीके से कांग्रेस जीत चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा सीटें गेन करी थी कांग्रेस ने। दूसरी, कांग्रेस के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें थी, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, अंडरलाइन कर लेना। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास कितनी सीटें थी भाई? 16 सीटें थी। तो खुद इमेजिन करो कांग्रेस के पास कितनी है? 364 है। फिर उसके बाद दूसरी लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टी जो उसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट थी वो कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड दैट इज़ 16। कितनी थी भाई उसके पास? 16 सीट्स थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमने समझी। इसके अलावा कांग्रेस, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस केवल और केवल नेशनल इलेक्शन में जीत रही थी, नहीं, कांग्रेस मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो सारी स्टेट्स असेंबली है उसमें भी जीत रही थी। हाँ, कुछ एरियाज़ में नहीं जीती, जैसे त्रवणकोर कोचीन का जो इलाका है, जो आज के टाइम में केरला का पार्ट है, त्रवणकोर कोचीन का है, आज का केरला का एक स्पेसिफिक रीजन था जो त्रवणकोर कोचीन था। तो केरला में नहीं जीत पाई। मद्रास एंड उड़ीसा का जो कुछ अदर इलाके हैं वहाँ पर नहीं जीत पाई, इन सारी स्टेट्स में नहीं जीत पाई थी। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में भी कौन जीत रही थी? कांग्रेस जीत रही थी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे भारत देश पर एक तरीके से रूल कर रही है, क्योंकि नेशनल लेवल पर भी उसकी सरकार है, केंद्र में भी उसकी सरकार है, और ज़्यादातर राज्यों में भी किसकी सरकार है? कांग्रेस की ही सरकार है। ठीक है, तो कांग्रेस डोमिनेंस इसीलिए बोला जाता है कि कांग्रेस ही क्या कर रही है, सेंटर में भी कांग्रेस है, स्टेट में भी कांग्रेस है, राइट। तो यहाँ तक ये बोला गया। फिर उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें 1952 से 1962 तक का जो इलेक्शन का जो पीरियड है, उसमें अगर आप देखोगे तो कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस इज़ विनिंग द 3/4 ऑफ द सीट्स। कांग्रेस लगभग 3/4 ऑफ द सीट्स जीत पा रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सीट्स कांग्रेस जीत पा रही है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मतलब कोई दूसरी पार्टी किसी और स्टेट में, किसी भी स्टेट में आ ही नहीं पाई, नहीं। कुछ स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 1957 में जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे, तो पहले क्या होता था? पहले सेंटर पर जब सेंटर लेवल पर इलेक्शन और स्टेट लेवल के इलेक्शन, यानी नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन दोनों एक साथ होते थे। ठीक है, आज ऐसा नहीं है। आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह अलग अलग समय पर होते हैं, केंद्र में कभी और होते हैं, कुछ कुछ राज्यों में कभी और हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दोनों के सेम तरीके से इलेक्शन होते थे, साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट के लेवल पर भी। तो 1957 के इलेक्शन में केरला में कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई। किसकी सरकार आई भाई? वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि जो लेफ्ट फ्रंट था, उसकी सरकार आती है, एंड वहाँ पर वो एक कोलिशन स्टैब्लिश करती है कुछ दूसरे मेंबर्स के साथ। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो केरला में क्या करती है? गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो केरला क्या है? केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 1957 में कांग्रेस जीत नहीं पाई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर हम देखें कि कांग्रेस के डोमिनेंस के रीज़न तो हमने काफ़ी सारे समझ लिए कि कांग्रेस में लीडरशिप भी थी काफ़ी अच्छी, कांग्रेस ने हमारी नेशनल मूवमेंट को भी लीड करा, इसकी वजह से भी लोग उसको प्रेफर कर रहे थे। ये चीज़ तो ठीक है। एक और जो रीज़न है जिसकी वजह से कांग्रेस इतनी ज़्यादा सीटें जीत पा रही थी, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है हमारा जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है, जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, FPTP, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो वो भी एक रीज़न था। FPTP क्या होता है और कैसे FPTP सिस्टम की वजह से जो कांग्रेस की विक्ट्री है वो आर्टिफिशियली बूस्ट हो जाती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आपको याद हो, FPTP सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा FPTP सिस्टम में ये होता है कि जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलती है, भले ही उसको 50% ऑफ वोट्स ना मिले, लेकिन बाकी पार्टीज़ के मुकाबले अगर किसी पार्टी के कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिल रही है तो वो जीत जाता है। ठीक है, उसको एक तरीके से विन माना जाता है कि हाँ भाई ये जीत गया। तो इसकी वजह से हो क्या रहा था कि कांग्रेस, अगर आप देखोगे, कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स, बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस ने कितनी परसेंटेज ऑफ टोटल वोट जीती है? 45% ऑफ टोटल वोट कांग्रेस ने ऑब्टेन करी है, लेकिन कितनी सीटें जीती? 74% ऑफ द सीट। अब देखो यहाँ पर समझो, 45% ऑफ वोट ही मिली है केवल कांग्रेस को, यानी कि 55% लोगों ने बाकी जो कांग्रेस के अलावा जो पार्टीज थी ना उसको वोट किया है, लेकिन फिर भी 45% ऑफ वोट लेने के बावजूद भी वो 75% ऑफ सीट जीत पा रही थी, क्योंकि
हो क्या रहा था, हमारा जो एफपीटीपी सिस्टम है वहाँ पर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको क्योंकि बाकी पार्टीज़ के मुकाबले ज़्यादा वोट मिल रही थी, इसीलिए वो लोग जीत पा रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पार्टी होती है वो क्या करती है, वो अगर भले ही उसको 50% उसके कैंडिडेट को 50% वोट मिले ना मिले, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या हो जाती है, वो वहाँ पर जीत जाती है। तो बेसिकली एफपीटीपी सिस्टम्स की वजह से भी जो कांग्रेस की जो सिस्टम है, मतलब कांग्रेस का जो वोट है, जो सीट है, वो क्या हो रहा था, वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ। ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। देखो सिंपल सी बात समझो, सपोज़ यहाँ पर 4 कैंडिडेट है, ठीक है, 4 कैंडिडेट हैं यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो यहाँ पर अगर सपोज़ फर्स्ट वाले कैंडिडेट को 300 वोट मिली, दूसरे वाले को 200 वोट मिली, इसको 150 मिली और इसको सपोज़ 350 मिली, ठीक है। तो लगभग अगर सपोज़ 1000 लोगों ने वोट करा है और इस तरीके से उन्होंने वोट करा, ए को, बी को, सी को, डी को, जीतेगा कौन यहाँ पर? जीतेगा तो आखिरकार डी। क्यों? क्योंकि भाई 350 है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा वोट इसको मिली है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम डी का वोट परसेंटेज देखें तो डी को केवल 35% लोगों ने वोट करा है, बाकी 65% लोगों ने किसी और को वोट करा है, दूसरे पार्टीज़ को वोट करा है। लेकिन क्योंकि डी वाला जो कैंडिडेट था, सपोज़ ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, ठीक है, कांग्रेस के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा सीट मिली ना बाकी सारी पार्टीज़ के मुकाबले, इसीलिए वो जीत पाएगा। तो इसी की वजह से क्या हो रहा था, भले ही कांग्रेस को ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एक तरीके से वोट ना मिले हो, लेकिन तब भी हर सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट बाकी पार्टीज़ के मुकाबले आगे थे, इसीलिए कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर जीत पा रही थी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मैप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये मैप जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ आ सकती है। यहाँ पर 1952 से लेकर के 1967 में जो कांग्रेस डोमिनेंस है उसके बारे में कुछ बात बताई गई है। जैसे येलो वाला जो एरिया है वो क्या बता रहा है, स्टेट्स रूल्ड बाय द कांग्रेस ड्यूरिंग 1952 टू 1967, यानी कि लगभग 15 साल 15 ईयर्स में जितने भी येलो कलर के जो स्टेट्स हैं ना, जो पूरा येलो 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 दिखाई दे रहा है, वो एक तरीके से वहाँ पर क्या है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है। कितने साल तक? 15 साल तक, ठीक है। तो लगभग आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज स्टेट्स में कौन है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। दूसरी चीज़ क्या है, केरला की अगर हम बात करें तो 1957 से लेकर के 1959 यानी कि 2 साल के लिए कांग्रेस केरला में किसकी सरकार थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार थी, डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। तो ये रेड कलर से क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किसकी सरकार है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश होती है। कौन से ईयर में? 1957 में। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक और स्टेट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी दूसरी पार्टी की सरकार है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो यहाँ से अगर सपोज क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से ऐसे दो स्टेट्स थे जहाँ पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो हम लोग सिंपल आंसर लिख सकते हैं केरला, और साथ ही साथ में जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार? नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और साथ ही साथ में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, राइट। अब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर ये पहला जनरल इलेक्शन 1952, 1957 का सेकंड, और 1962 में हमारा थर्ड जनरल इलेक्शन, जिसमें बताया गया है कि जो कांग्रेस है वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से क्या कर रही है, सबसे ज़्यादा सीट जीत रही है। इसके अलावा जो दूसरी पार्टीज़ है, जैसे इंडिपेंडेंट का मतलब होता है निर्दलीय, राइट। तो निर्दलीय का मतलब क्या है कि ऐसे कैंडिडेट जो बेसिकली किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के बाद कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा क्या कर रही है, सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, यहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। इसके अलावा काफ़ी सारी अदर पार्टीज़ भी थी, ऐसा नहीं था कि और कोई पार्टी नहीं थी, बाकी सारी पार्टीज़ है, लेकिन काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ सीट ही वो जीत पा रही है, काफ़ी कम सीटों पर वो लोग जीत पा रहे हैं। तो अदर पार्टीज़ कौन कौन सी थी ये यहाँ पर दिया हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में तो पढ़ ही लिया, इंडिपेंडेंट का समझ लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में जान लिया। तो सोशलिस्ट पार्टी भी थी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, ये सारी, साथ ही साथ में डीएमके, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो ये सारी पार्टी थी। ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो इट वाज नॉट दैट कि केवल कांग्रेस ही उस समय थी, इसके अलावा भी इतनी सारी पार्टीज़ हमारे यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको लोग एसोसिएट करके देख पा रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के साथ, इसलिए लोगों ने क्या करा, कांग्रेस को एक तरीके से प्रेफर करा, एंड उन्होंने क्या करा, कांग्रेस को ज़्यादा वोट दी। समझ में आ गया। तो इस वाले टॉपिक में हमने क्या समझा, कांग्रेस की डोमिनेंस, कौन कौन सी इलेक्शन में कांग्रेस डोमिनेंट थी, इसके अलावा कौन कौन सी दूसरी पार्टीज़ भी थी, और कौन कौन से राज्य में वो सरकार बना रही थी। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें।
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस की तरफ कि आखिरकार भाई ये कांग्रेस डोमिनेंस का नेचर क्या है। तो अब तक हम लोगों ने कांग्रेस डोमिनेंस का मतलब तो समझ लिया, ठीक है। अब उसका नेचर समझेंगे और ज़्यादा डिटेल में उसको पढ़ेंगे कि आखिरकार उसका रियल में नेचर क्या है। तो यहाँ पर हम क्या समझने जा रहे हैं, ये अगर आप देखोगे, पहले ये देख लो, ये क्या है भाई, ये जो दो बैलों की जोड़ी है ये बेसिकली कांग्रेस का उस समय का, आज़ादी के बाद जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है उस समय का कांग्रेस का ये इलेक्शन सिंबल होता था। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में तो वो हाथ का चिन्ह है, ठीक है, लेकिन उस समय ये हुआ करता था कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल, राइट। तो ये जानकारी आपको देनी थी, इसलिए पहले ये चीज़ मैंने बताई। इस टॉपिक में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस वाले टॉपिक में हम ये समझने जा रहे हैं कि इंडिया में एक वन पार्टी सिस्टम स्टैब्लिश हो चुका था। क्यों बोला जा रहा है वन पार्टी सिस्टम? वन पार्टी सिस्टम का मतलब है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बार बार क्या कर रही थी, स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस जीत रही थी। दैट इज़ वाई इट वॉज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, क्योंकि दूसरी पार्टी आ ही नहीं पा रही थी, है ना। बहुत ही कम सीटें बाकी सारी पार्टीज़ को मिल रही थी। इसीलिए इस समय क्या बोला जा रहा है, डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वन पार्टी एरा या वन पार्टी डोमिनेंस। इसको क्या बोला जाता है, वन पार्टी डोमिनेंस भी बोला जाता है इसको। और साथ ही साथ में इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको कांग्रेस सिस्टम भी बोला जाता है, इसको कांग्रेस सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि कांग्रेस ही क्या थी, एक डोमिनेंट पार्टी के तौर पर स्टैब्लिश हो चुकी थी, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है, क्या समझनी है जी, यहाँ पर हमें ये समझना है कि दो तरीके से पार्टी डोमिनेंस होता है। अगर आप देखोगे तो जो अलग अलग कंट्रीज़ है, बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी क्या है, कुछ दूसरी कंट्री में भी वन पार्टी डोमिनेंस है और इंडिया में भी वन पार्टी डोमिनेंस है। तो भाई अंतर क्या है, अंतर ये है अभी जो हम समझेंगे कि जो बाकी अदर पार्टीज़ हैं वहाँ पर जो वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम आया है दैट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक, दैट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक। नॉन डेमोक्रेटिक के मायने क्या है डिटेल में समझेंगे, लेकिन इंडिया में जो वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि भाई कांग्रेस ही जीत रही है, तो ये सिस्टम हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस आ रही है, बार बार आ रही है। लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ में नॉन डेमोक्रेटिक है। क्यों बोला जा रहा है नॉन डेमोक्रेटिक, कहाँ कहाँ पर है वन पार्टी सिस्टम, अब उसको समझते हैं। क्या बोला जा रहा है, इन रेस्ट ऑफ द केसेस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वॉज इंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। कुछ ऐसे देश हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे, वहाँ पर डेमोक्रेसी, वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम तो था लेकिन इंडिया जैसा नहीं था, वहाँ पर डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए वन पार्टी सिस्टम आता है। कैसे? एग्जाम्पल चाइना, क्यूबा, सीरिया। यहाँ पर क्या होता है, इन तीनों कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो एक सिंगल पार्टी को ही परमिट कर रहे हैं। क्या इंडिया में ऐसा था? क्या इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था कि भाई केवल कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी और कोई लड़ ही नहीं सकता? ऐसा था क्या इंडिया में? नहीं। दैट इज़ वाई इंडिया में बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ पर तो मल्टीपल सेट ऑफ पार्टीज़ थी और सबको बोला गया था कि आप कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बारिंग नहीं है किसी पार्टी को कि वो कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन। तो इंडिया में फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन हो रहे थे। लेकिन जैसे चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, केवल वही लड़ सकती है। क्यूबा में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है क्यूबा में भी, वहाँ पर केवल वही लड़ सकती है, उसी को परमिट है। और सीरिया में भी इसी तरीके से चीज़ें चल रही है। तो इसका मतलब दूसरी कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से वन पार्टी डोमिनेंस आ रही है, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेटिक तरीके से आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है, म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट और एरिट्रिया, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर भी वन पार्टी स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर लीगल और मिलिट्री मेजर्स कुछ इस तरीके से है कि वो वन पार्टी को ही अलाउ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इजिप्ट की बात करें या फिर एरिट्रिया की अगर हम बात करें, तो एरिट्रिया में केवल एक ही पार्टी है जिसको लीगली परमिशन मिली है कि वो इलेक्शन में खड़ी हो सकती है, बाकी पार्टीज़ वहाँ पर कोई आ ही नहीं सकती। क्या इंडिया में ऐसा है कि भाई कांग्रेस ही आएगी, बाकी पार्टीज़ को खड़े नहीं होने दिया जाएगा? क्या इंडिया का लीगल सिस्टम ऐसा है? नहीं। म्यांमार में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मिलिट्री रूल काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, इसलिए म्यांमार की जो मिलिट्री है, जिस पार्टी को वो सपोर्ट कर रही थी वही पार्टी वहाँ पर चल रही थी। समझ में आ रहा है? तो क्या ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि इंडिया में डेमोक्रेटिक तरीके से वन पार्टी सिस्टम है और दूसरी दुनिया मतलब एक तरीके से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अलग तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से वो लोग अपनी वन पार्टी डोमिनेंस कर रहे हैं। वहाँ पर पार्टीज़ अलाउड ही नहीं है, दूसरी पार्टी आ ही नहीं सकती, तो एक ही पार्टी चलेगी वहाँ पर। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था कि हम किसी पार्टी को बार कर रहे हैं कि तुम नहीं आ सकते, कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन, या अपोजिशन को हम सप्रेस कर रहे हो, ऐसा नहीं था हमारे यहाँ पर। तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम को प्रेफर कर रहे थे, ठीक है। सिमिलरली साउथ कोरिया की बात करी गई है, ताइवान की बात करी गई है, दे वर ऑल्सो इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट, राइट। तो इंडिया में क्या बोला जा रहा है, इंडिया में बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, कांग्रेस का जो सिस्टम है, जो कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस है, वो डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंतर्गत है।
एंड हमारे पास क्या है, बहुत सारी पार्टीज़ इंडिया के इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करती है और इंडिया में फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं चाइना की तरह या क्यूबा की तरह की एक ही पार्टी आ सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन मना कर रहा हो दूसरी पार्टीज़ आ ही नहीं सकती, या किसी दूसरी कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि वहाँ पर अगर कोई अपोजिशन में खड़ा होता है तो उसको मार दिया जाता है कि कैसे खड़े होगे तुम मेरे खिलाफ। जो पावर में व्यक्ति होता है वो उसको क्या करता है, या तो थ्रेट कर देता है या मार देता है, रास्ते से हटा देता है। तो ऐसा इंडिया में है क्या? नहीं, इंडिया में तो हम वेलकम करते हैं अपोजिशन को, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, रियलिटी में डेमोक्रेसी है, और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर अगर वन पार्टी सिस्टम है तो वो काफ़ी फ्री और फेयर तरीके से इस्टेब्लिश हुआ है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस साउथ अफ्रीका में एक डोमिनेंस एंजॉय करती है, क्योंकि उसने वहाँ पर एपरथाइड रिजीम को ख़त्म करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इसलिए वहाँ के लोग भी क्या करते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को चूज़ करते हैं। वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की डोमिनेंस है, राइट, और इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की डोमिनेंस इसीलिए थी। समझ में आ गया? तो ये सारे रीजंस हैं। इसके अलावा यही आगे जो हम बात करेंगे कि इंडिया क्यों इतना ज़्यादा वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ और क्यों इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस कांग्रेस को मिला। क्योंकि कांग्रेस को हम क्या देख रहे थे, इनहेरिटर ऑफ नेशनल मूवमेंट देख रहे थे, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। साथ ही साथ में हमने ये भी समझ चुका है कि कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी कि बाकी सारी पार्टीज़ जब अपनी स्ट्रैटेजी बना रही थी ना, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अपना कैंपेनिंग शुरू कर देते थे। मतलब इतने एडवांस ये लोग तो हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश टाइम में जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें इसको एक्सपीरियंस था। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज। मतलब जो किसी भी चीज़ को पहले शुरू करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है वो यार एडवांटेज में तो रहेगा, वो एडवांटेज में तो रहेगा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विराट कोहली का कंपटीशन किसी एक न्यू क्रिकेटर से कराया जाए, ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, है ना, राइट। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, कोहली का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। उनको पता है कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है, स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, क्या 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 चीज़ें कैसे करनी है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, और क्योंकि वो पहले शुरू कर चुके हैं चीज़ों को। ही इज़ हैविंग द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज, इसीलिए वो जीतेंगे या वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इन कंपैरिजन टू एक ऐसे क्रिकेटर जो अभी नया है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो सेम टू सेम चीज़ कांग्रेस के हाथ में भी थी। कांग्रेस के साथ भी यही चीज़ हो रही थी कि कांग्रेस को पता है कि कैसे जीतना है इलेक्शन को, कैसे कैंपेनिंग करनी है, कैसे लोगों की बातों को समझना है, कैसे पॉलिसीज़ लेकर के आनी है ताकि उसकी जीतने के चांसेस बढ़ जाए, कैसे लोकल लेवल तक पहुँचना है, एक आम आदमी तक भी कैसे पहुँचना है। सब कुछ कांग्रेस को काफ़ी लंबे टाइम से एक्सपीरियंस था। दैट इज़ वाई कांग्रेस क्या कर पा रही थी, डोमिनेट कर पा रही थी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब जो हम टॉपिक है, जो नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस है, उसका नेचर हम समझेंगे और उसमें हम समझेंगे कि कैसे कांग्रेस एक सोशल और साथ ही साथ एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन था। अब समझना पड़ेगा कोलिशन क्या होता है। कोलिशन अगर आप देखोगे तो कोलिशन में क्या होता है, अलग अलग पार्टीज़ आती है। जैसे नॉर्मली गठबंधन की सरकार में क्या है, अलग अलग पार्टीज़ आ रही है, अलग अलग पार्टीज़ क्या कर रही है, बोल रही है कि भाई हम क्या करेंगे, हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम टॉलरेट करेंगे और क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और सरकार को चलाएंगे। गठबंधन की सरकार ऐसी ही तो चलती है, कॉम्प्रोमाइज़ पर चलती है, कोऑपरेशन पर चलती है। तो अब जो हम कांग्रेस को पढ़ेंगे वो हम समझेंगे कि कैसे कांग्रेस में अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, अलग अलग सोशल ग्रुप्स कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे और अलग अलग आइडियोलॉजी के ग्रुप्स भी कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट करते थे। कांग्रेस ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में केवल एक आइडियोलॉजी के लोग हो, या कांग्रेस केवल एलीट पार्टी हो, या कांग्रेस में केवल एक ही प्रकार के लोग हो, ऐसा नहीं था। इसको हम समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। कांग्रेस शुरू कैसे होती है, कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट होता है 1885 में। ठीक है, कौन स्टैब्लिश करता है कांग्रेस को, नाम कमेंट करके बताना अगर किसी को पता हो। ठीक है, 1885 में कांग्रेस स्टैब्लिश होती है एज अ प्रेशर ग्रुप, जिसमें एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स और काफ़ी जो रिच इंडिविजुअल्स थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे कांग्रेस एक मास पार्टी, मास पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होती है। यानी कि एक ऐसी पार्टी जो मासेस की पार्टी है, एक आम आदमी की पार्टी है। ठीक है, आज की आम आदमी पार्टी नहीं, मतलब एक आम आदमी पार्टी मतलब क्या है कि जो आम आदमी का सपोर्ट गेन कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से कांग्रेस का नेचर बदला। सो कांग्रेस बिगिन करती है अपनी जर्नी एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग। पहले इंग्लिश स्पीकिंग लोग, अपर कास्ट के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग और जो अर्बन एलीट लोग हैं, यानी कि जो पावरफुल सेक्शन ऑफ इंडिया सोसाइटी थी ना, वो कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे एंड वो लोग पार्टी में डोमिनेट करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसका सोशल बेस वाइडन अप होता है। कैसे होता है,
अलग अलग जो डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग जो होते हैं, जिनका इंटरेस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी भी होता है, वो भी धीरे धीरे कांग्रेस में एक तरीके से ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस का पार्ट बनते हैं। जैसे कि पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स हो गया और गांव में रहने वाले लोग हो गए, शहर वाले लोग हो गए, वर्कर्स हो गए और फैक्ट्री के ओनर्स हो गए, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, ये सारे लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, ये सारे के सारे लोग जो इवन जिनका इंटरेस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी है, वो सब धीरे धीरे कांग्रेस में अपनी जगह बनाने लगे, कांग्रेस का पार्ट बनने लगे। ठीक, फिर उसके बाद कांग्रेस में कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स भी आने लगे जिनका रूरल ओरिएंटेशन था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो समझ में आता है कि कांग्रेस की लीडरशिप में भी चेंज होता है। इट इज़ नॉट दैट कि कांग्रेस में केवल लॉयर्स ही है, नहीं, बहुत सारे अलग अलग इंडिया में जो, देखो सीधी सी बात है, कांग्रेस एक मास पार्टी बन रही है। कांग्रेस अगर इंडिया की पार्टी बन रही है तो इंडिया की सोसाइटी में जितने भी सोशल डाइवर्स ग्रुप्स हैं, सोशल सेक्शंस हैं, उन सब के मेंबर्स कांग्रेस में थे और वो सारे के सारे ग्रुप्स कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। ये चीज़ होती है कि कांग्रेस कैसे एक सोशल फैक्शन के तौर पर काम कर रहा था या एक सोशल कोलिशन के तौर पर काम कर रहा था, कि सारे के सारे सोसाइटी के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबके लीडर्स कांग्रेस में हैं और वो लोग मिल करके काम कर रहे हैं और कांग्रेस को चला रहे हैं। दैट इज़ वाई कांग्रेस को क्या बोला गया, कांग्रेस को बोला गया कि कांग्रेस एक इलीट पार्टी से ट्रांसफॉर्म होती है एक रेनबो लाइक सोशल कोलिशन में। कैसे डिफाइन किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, एग्जाम में ज़रूर यूज़ करना अगर कांग्रेस के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करने में आता है। नेचर ऑफ कांग्रेस, मतलब नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस पर अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ये ज़रूर लिखना कि कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस इलीट पार्टी से ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक रेनबो लाइक सोशल कोलिशन में, जो रिप्रेजेंट करती है इंडिया की डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी किस सेंस में, क्लासेस की बात करें, कास्ट की बात करें, रिलीजन की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करें, अलग अलग इंटरेस्ट की बात करें, तो सब लोग, हर कास्ट, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लोग, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग कांग्रेस में आ जाते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करने लग जाते हैं। दैट इज़ वाई कांग्रेस एक रेनबो जैसी कोलिशन बन जाती है। रेनबो क्या है, अलग अलग कलर है, ठीक है, अलग अलग रंग है, एक साथ मिल करके क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें दिखाई देती है ना, पूरा का पूरा रेनबो अलग अलग रंग की वजह से। तो यहाँ पर भी कांग्रेस क्या हो रही है, कांग्रेस एक मास पार्टी बन रही है, क्योंकि उसमें अलग अलग लोग, इंडिया के पूरे अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस के लोग कांग्रेस में क्या बन रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं और कांग्रेस में मिल करके काम कर पा रहे हैं। राइट, समझ में आ गया। इसीलिए कांग्रेस, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस केवल एलीट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, कांग्रेस में दलित्स की बात भी हो रही है, कांग्रेस में विमेन की बात भी हो रही है, एक तरीके से आदिवासियों की बात भी हो रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात भी हो रही है, सबकी बात हो रही है। तो दैट इज़ वाई कांग्रेस का नेचर इस तरीके से था। दूसरी चीज़ क्या है, तो कांग्रेस एज अ रेनबो के तौर पर, रेनबो एज अ सोशल कोलिशन के तौर पर हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि कांग्रेस कैसे एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी होता है। आइडियोलॉजी क्या होती है पहले समझना पड़ेगा, राइट। तो देखो, आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिसमें हम विश्वास रखते हैं, हमारी विचारधारा जिसको हम कहते हैं, राइट। तो अलग अलग पार्टीज़ होती है, अलग अलग पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन कांग्रेस एक अलग चीज़ थी। क्यों बोला जा रहा है कि कांग्रेस अलग है, इसलिए बोला जा रहा है कि कांग्रेस में कोई एक सिंगल आइडियोलॉजी हो, ऐसा नहीं था। जैसे आज के टाइम में मेन स्ट्रीम जो पार्टीज़ हैं उन सबकी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है, राइट। उस समय कांग्रेस में इतनी सारी आइडियोलॉजीज़ के लोग थे कि कांग्रेस को बोला ही नहीं जा सकता था कि भाई ये एक ही आइडियोलॉजी की पार्टी है। और इसीलिए कांग्रेस को आइडियोलॉजिकल कोलिशन इसीलिए बोला गया, इसीलिए इसको कोलिशन बोला गया, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग वहाँ पर कांग्रेस में एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। जैसे कि रेवोल्यूशनरीज भी थे कांग्रेस में, कुछ पैसिफिस्ट भी थे। रेवोल्यूशनरीज जो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं। पैसिफिस्ट गांधी जी जैसे, जो कहते हैं नहीं क्रांति नहीं शांति, ठीक है, समझ पा रहे हो, दोनों चीज़ें अलग अलग है। सिमिलरली कंजर्वेटिव और रेडिकल, कंजर्वेटिव यानी कि जो चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, रेडिकल यानी जो बहुत बड़े बड़े लेवल पर चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी है, मॉडरेट्स भी है, राइट और लेफ्ट भी है। राइट का मतलब क्या है, जो एक तरीके से लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। वहीं लेफ्ट की बात करोगे तो एक तरीके से वो सोशलिज्म, कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, राइट। और साथ ही साथ में जितने भी शेड्स ऑफ सेंटर है, जो सेंटर आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, वो भी थे। कहने का मतलब क्या है कि कांग्रेस वॉज अ प्लेटफॉर्म। कांग्रेस क्या है, एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन की वजह से कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म थी जिसमें न्यूमरस ग्रुप्स, न्यूमरस इंटरेस्ट के लोग एंड इवन अलग अलग पार्टीज़ के लोग भी एक साथ नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। ये था कांग्रेस का नेचर। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कांग्रेस में केवल एक सिंगल आइडियोलॉजी के लोग थे, कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस एक तरीके से अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग कांग्रेस में एग्जिस्ट किया करते थे। एंड कांग्रेस में इवन मल्टीपल सेट ऑफ पार्टीज़ भी एग्जिस्ट करती थी, कांग्रेस के अंदर ही पार्टीज़ होती थी। जैसे कि अभी हम देखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड,
जैसे कि पहले क्या होता था कि कांग्रेस में कुछ लोग जो सोशलिज्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो कांग्रेस में रहते हुए ही अपना एक ग्रुप बना लेते थे और वहाँ से वो सोशलिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश कर लेते थे। ठीक है, तो जैसे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या थी, कांग्रेस के अंदर ही रहकर काम कर रही थी, सोशलिज्म पर फोकस कर रही थी, लेकिन ओवरऑल पार्टी क्या थी, कांग्रेस में रहते हुए ही कांग्रेस के जो ग्रुप है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तौर पर जाना जाता था। फिर कुछ समय के बाद कांग्रेस से वो अलग हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये है, कांग्रेस को इसीलिए बोला जा रहा है कि कांग्रेस वॉज लाइक अ प्लेटफॉर्म जिसमें अलग अलग ग्रुप्स के लोग एक साथ रहते थे। चीज़ें समझ में आई? यहाँ तक क्या पढ़ा हम लोगों ने अब तक हम लोगों ने ये समझ लिया यहाँ पर कि भाई देखो, जो कांग्रेस है वो क्या है, कांग्रेस का नेचर हम लोगों ने समझा है। कांग्रेस कैसे एक सोशल कोलिशन के तौर पर है, क्योंकि मल्टीपल सोसाइटी के अलग अलग लोग कांग्रेस में हिस्सा बन रहे हैं, लीडरशिप में भी आ रहे हैं, मेंबर भी बन रहे हैं। कांग्रेस हर किसी के हर सोसाइटी के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबके इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट कर पा रही है, और साथ ही साथ में कांग्रेस में मल्टीपल सेट ऑफ आइडियोलॉजीज़ के लोग भी एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? देखो, अब हमारे दिमाग में एक सवाल उठता होगा। सवाल क्या उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सारी आइडियोलॉजीज़ एक साथ कांग्रेस में एग्जिस्ट कर रही है, वो भी इतने लंबे टाइम तक? कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि अलग अलग विचारधारा में तो टकराव होता है ना। पैसिफिस्ट और रेवोल्यूशनरी एक साथ कैसे रह पा रहे थे कांग्रेस में? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों एक साथ कैसे रह पा रहे थे? क्या उन दोनों में टकराव नहीं होता था? क्या वो लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे? और अगर क्रिटिसाइज़ करते थे तो ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो लोग तब भी कांग्रेस में ही रह रहे थे, और वो कांग्रेस से बाहर होकर के एक अलग न्यू पार्टी ने क्यों नहीं बना रहे थे? क्यों एक नई पार्टी नहीं बना रहे थे वो लोग? क्यों वो लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, कांग्रेस में ही रहते हैं, भले ही हमारे यहाँ पर अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग कांग्रेस में हो, लेकिन कांग्रेस के साथ ही चलते हैं? अब उसका रीज़न, उसका आंसर एक तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि कांग्रेस का जो कोलिशन है, कांग्रेस एक सोशल कोलिशन है, एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन है। इसकी वजह से कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ मिली। ये कांग्रेस का एक वीकनेस नहीं है, वरना होता क्या है ना कि अगर किसी भी एक पार्टी में, अगर एक पार्टी में अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग अगर एग्जिस्ट करने लग जाते हैं तो वो पार्टी डिवाइड हो जाती है और वो एक नई पार्टी लोग बना लेते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं था। कांग्रेस की ये जो कोलिशन वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसकी स्ट्रेंथ थी रादर देन उसकी वीकनेस। क्यों थी भाई स्ट्रेंथ? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पार्टी को चलाने में, किसी भी कोलिशन को चलाने में कॉम्प्रोमाइज़ और इंक्लूसिवनेस, ये दो चीज़ें चाहिए होती है। किसी भी कोलिशन को चलाने में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अलग अलग लोगों को। रेवोल्यूशनरीज अलग बात बोलेंगे, पैसिफिस्ट अलग बात बोलेंगे, लेकिन पार्टी चलानी है, पार्टी को तोड़ना नहीं है, तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और इंक्लूसिवनेस भी चाहिए होगा। अगर पार्टी कुछ भी कर रही है तो पार्टी को हर किसी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, हर सोसाइटी के इंटरेस्ट को, हर सोसाइटी के सेक्शन के इंटरेस्ट को साथ में लेकर के चलने की उसको कोशिश करनी पड़ेगी, राइट? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस केवल एक्सक्लूसिविस्ट एलीट पार्टी बन जाएगी, नहीं, क्योंकि फिर कांग्रेस के जो मासेस लोग हैं, जो अदर सेक्शन है, वो फिर कांग्रेस को सपोर्ट क्यों करेंगे अगर कांग्रेस केवल एक ही सेक्शन के लिए काम करेगी? इसीलिए कांग्रेस को इंक्लूसिव बनना पड़ेगा, कांग्रेस को हर सेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चीज़ें कांग्रेस कर पा रही थी। कांग्रेस में कॉम्प्रोमाइज़ भी था, और साथ ही साथ में कांग्रेस में इंक्लूसिवनेस भी थी। और इस स्ट्रैटेजी की वजह से हो क्या रहा था कि जो अपोजिशन पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रही थी। क्यों फेस कर रही थी अपोजिशन पार्टी? कांग्रेस के अलावा जितनी पार्टीज़ थी वो अपोजिशन पार्टीज़ थी, तो वो क्यों डिफ़िकल्टी फेस कर रही थी? क्योंकि एनीथिंग दैट अपोजिशन वांटेड टू से वुड ऑल्सो फाइंड अ प्लेस इन द प्रोग्राम एंड इन द आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। ये बोल रहे थे कि जो अपोजिशन चाहती थी ना, कुछ भी बोलना चाहती थी अपोजिशन, तो वो ऑलरेडी कांग्रेस के प्रोग्राम में और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई एक ऐसी पार्टी है जो लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रही है और वो कुछ लिबरल पॉलिसीज़ को लेकर के आना चाहती है, ठीक है? या कोई ऐसी दूसरी पार्टी है जो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही है बाहर से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गया या अदर कुछ पार्टीज़ होगी सपोज़, वो सोशलिज्म की कुछ प्रोग्राम एंड कुछ पॉलिसीज़ को लेकर आना चाहती है। लेकिन कांग्रेस में ऑलरेडी एक ऐसा ग्रुप है जो सोशलिज्म सपोर्ट करता है भाई। कांग्रेस के अंदर एक ऐसा ऑलरेडी है, जैसा हमने पढ़ा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो वो ऑलरेडी सोशलिज्म को सपोर्ट करती है। तो ये लोग क्या कर रहे, इनके सामने समस्या क्या थी? अपोजिशन में जो लोग थे, जो सोशलिस्ट लोग थे अपोजिशन में, जो कांग्रेस से अलग थे, उनके सामने समस्या ये थी कि अगर ये लोग सोशलिज्म के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे तो ये लोग बोलते उससे पहले ही जो सोशलिज्म के लोग कांग्रेस में होते थे ना, वो पहले ही बोल दिया करते थे, वो वैसा ही काम पहले ही कर दिया करते थे। इसी की वजह से इनको चैलेंजेस आ रहे थे कि भाई हम करें तो क्या करें, जो हम अलग से करना चाहते हैं वो कांग्रेस में बैठे हुए जो सोशलिस्ट है वो लोग पहले ही कर देते हैं,
वो लोग भी हमारे एजेंडा को एक तरीके से क्या कर रखा है, उन्होंने ट्रैप कर रखा है, हमारे एजेंडा को हाईजैक कर रखा है उन लोगों ने। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जिस चीज़ को लेकर के हम जनता के सामने जाते हैं, वैसे ही उससे पहले ही उसके जैसे ही कुछ आइडियोलॉजीज, उसके जैसे ही कुछ प्रिंसिपल्स कांग्रेस के जो बैठे सोशलिस्ट है वो लोग लेकर के जनता के सामने चले जाते हैं। तो ये लोग करें तो क्या करें, कैसे कांग्रेस से अपने आप को अलग बताए और कैसे जनता को अपील करे कि भाई कांग्रेस को वोट मत करो, सोशलिस्ट पार्टी को वोट करो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो ये यहाँ पर हमें समझना होगा कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन को दिक्कत आ रही थी कि कैसे हम कांग्रेस को ये बोले कि कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही है और हम अच्छा काम करेंगे या लोग हमें वोट करें। क्योंकि जो चीज़ ये लोग बोलना चाह रहे हैं, कांग्रेस के अंदर के कुछ लोग, वही सेम टू सेम आइडियोलॉजी के लोग, वो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। राइट, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। दूसरी चीज़ क्या है, सेकेंडली इन अ पार्टी दैट हैज़ अ नेचर ऑफ कोलिशन देर इज़ अ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडरशिप आर अकोमोडेटेड। तो कोई भी पार्टी जो कोलिशन वाली पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस होता है। क्योंकि लोगों को पता है कि भाई हम रेवोल्यूशनरीज हैं, तो हमारी बात से ऑब्वियसली बात है पैसिफिस्ट एग्री नहीं करेंगे। तो उनको पता है कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखना है। हमें पता है कि लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे हमें, हमारी बात को, लेकिन तब भी हमें बात रखनी है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस था। दूसरी बात, जो एम्बिशंस थे, अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग लीडर्स के एम्बिशंस थे, उनको भी अकोमोडेट कर दिया जाता था कि भाई अगर ऐसा है, सपोज़ कोई मेंबर है वो एक पार्टी का कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्री चाहता है, तो उनकी बातों को समझा जाए कि ना समझा जाए, उनको मिनिस्ट्री का पद दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो इस तरीके से चीज़ों को अकोमोडेट कर दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि कांग्रेस में क्या होता है कि कांग्रेस में इवन इफ़ अ ग्रुप, अगर वो बहुत ज़्यादा कांग्रेस के साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है ना, और कांग्रेस जो उसको पावर दी गई है उसके साथ बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, तब भी वो कांग्रेस में ही रहता था। एंड वो दूसरे ग्रुप्स के साथ फाइट करते थे। दूसरे ग्रुप्स का मतलब जैसे रेवोल्यूशनरीज फाइट कर रहे हैं किसके साथ, पैसिफिस्ट के साथ। तो इस तरीके से वो लोग आपस में एक दूसरे को क्रिटिसिज्म वगैरह करते थे, लेकिन वो लोग एक तरीके से पार्टी को छोड़ते नहीं थे, वो एक नई पार्टी बनाते नहीं थे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बात यहाँ पर कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी सुनी जा रही है। और अगर कांग्रेस के बाहर जाएंगे, तो जब बाकी अपोजिशन पार्टीज़ कुछ नहीं कर पा रही कांग्रेस का, अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव नहीं दिखा पा रही कांग्रेस को, तो वो लोग क्या कर पाएंगे। राइट, इसलिए उनको लगा कि ज़्यादा फ़ायदा क्या है, कांग्रेस में ही रहते हैं और कांग्रेस के अंदर रहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया। तो अगली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस। ये जो हमने अलग अलग ग्रुप्स देखे हैं ना, सोशल बेसिस पर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, आइडियोलॉजिकल बेसिस पर जो ग्रुप्स हैं, इनको फैक्शंस बोला जाता है। फैक्शंस का मतलब क्या है, एक तरीके से गुट बन जाना। राइट, एक तरीके से गुट बन जाना। तो हो क्या रहा था कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉलरेंस होता है कांग्रेस पार्टी में, इसी की वजह से अलग अलग फैक्शंस बन रहे थे कांग्रेस में। राइट, जैसे कुछ आइडियोलॉजिकल फैक्शंस बन रहे थे और कुछ पर्सनल एम्बिशंस की वजह से फैक्शन बन रहे थे, राइवलरीज की वजह से फैक्शंस बन रहे थे। लेकिन ये फैक्शंस जो होते हैं ना, जैसे आज के टाइम में अगर किसी भी पार्टी में फैक्शन बन जाता है, गुट बन जाता है, तो वो पार्टी क्या कर जाती है, एक तरीके से पार्टी डिवाइड हो जाती है। क्योंकि जो भी फैक्शन बनेगा वो अपनी नई पार्टी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, या फिर वो पार्टी टूट जाती है अंदर से, है ना। तो आज के टाइम में तो ये है, लेकिन उस समय तो कांग्रेस में ऐसा हो नहीं रहा था। फैक्शन की वजह से कांग्रेस, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस एक तरीके से इंटरनली कमज़ोर पड़ गई हो, वीकनेस हो गया हो उस कांग्रेस में, नहीं, रादर फैक्शनलिज्म एक स्ट्रेंथ बना कांग्रेस का। तो अब सवाल आता है कि भाई फैक्शनलिज्म, ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं पर्सनल एम्बिशंस की वजह से, ये एम्बिशंस की वजह से या फिर अदर चीज़ों की वजह से ये स्ट्रेंथ कैसे बनी। इसीलिए बनी बिकॉज देयर वाज अ रूम विद इन द पार्टी फॉर द वेरियस फैक्शंस टू फाइट विद ईच अदर। क्योंकि कांग्रेस में एक रूम था, मतलब कांग्रेस में अलाउ था लोगों को कि वो लोग एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। इट मीन्स लीडर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट एंड डिफरेंट आइडियोलॉजीज रिमेन्ड विद इन द कांग्रेस रादर देन गो आउट एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी। जब उनको पता है कि कांग्रेस में रहते हुए इनकी बात सुनी जा रही है, उनकी आवाज़, उनको मौका मिल रहा है कि इवन वो हर किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, वो इवन पीएम नेहरू को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिया। तो और साथ ही साथ में कांग्रेस की जो मेन लीडरशिप है वो उनकी बात को समझ भी रही है, सुन भी रही है। तो उनको लगा कि जब ये सारी चीज़ें हैं, उनको एक मौका मिल रहा है कांग्रेस के अंदर रहते हुए अपनी बात को रखने का, तो दूसरी पार्टी बना करके क्या करेंगे, है ना।
तो बेहतर क्या है, बेहतर यही है कि हम क्या करते हैं, कांग्रेस में ही रहते हैं, और कांग्रेस में क्योंकि हमारी बात सुनी भी जा रही है और हम दूसरे ग्रुप्स के साथ वहाँ पर फाइट भी कर सकते हैं, अलग अलग एक तरीके से क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं दूसरे ग्रुप को। दैट इज़ वाई उन्होंने ये बोला कि हम दूसरी पार्टी नहीं बनाएंगे। और इसीलिए इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि कांग्रेस में टॉलरेंस थी, कांग्रेस में क्रिटिसिज्म हो सकता था एक दूसरे ग्रुप्स का, इसीलिए कांग्रेस में डिस्पाइट दैट फैक्ट कि बहुत सारे फैक्शंस थे, बहुत सारे गुट थे आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पर, पर्सनल एम्बिशंस के बेसिस पर, फिर भी कांग्रेस एक यूनाइटेड पार्टी रही। इसलिए लोगों ने कांग्रेस से हट करके एक न्यू पार्टी नहीं बनाई। न्यू पार्टी कब बनाई पता है? न्यू पार्टी धीरे धीरे 1967 के बाद न्यू पार्टीज़ बनने लगती है, कांग्रेस से लोग हटने लगते हैं। क्यों हटने लगते हैं? क्योंकि तब कांग्रेस उनको अकोमोडेट करना बंद कर देती है, तब कांग्रेस में उनके लिए जगह नहीं रहती, उनकी बात को नहीं सुना जाता। मेन स्ट्रीम जो कांग्रेस लीडरशिप है उनके द्वारा उनको पावर नहीं दी जाती, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी, तब धीरे धीरे 1967 के बाद सोशलिस्ट पार्टी अलग होती है, अदर पार्टीज़ कांग्रेस से बाहर निकल करके आती है। उनको लगा कि भाई अब कांग्रेस में नहीं रह सकते, क्योंकि कांग्रेस हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमें अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उससे पहले बिफोर 1967 ऐसा नहीं था। इसीलिए कांग्रेस यूनाइटेड तरीके से, डिस्पाइट दैट फैक्ट कि वहाँ पर अलग अलग फैक्शंस हैं, वो चल रहा था, एक यूनाइटेड ग्रुप के तौर पर कांग्रेस एग्जिस्ट कर रही थी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है यहाँ पर? आगे बोला गया है दैट द फैक्शंस टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज अ ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। ये बोला जा रहा है कि भाई देखो, जो फैक्शंस थे ना कांग्रेस के, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के जो पोजीशन थे, तो उसकी वजह से कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी के तौर पर अपीयर कर रही है। सेंट्रिस्ट पार्टी का मतलब क्या है? सेंट्रिस्ट पार्टी मतलब ऐसी पार्टी है जिसमें मल्टीपल सेट ऑफ आइडियोलॉजीज़ के लोग हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म के बारे में भी बात कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग मॉडरेट्स के बारे में भी बात कर रहे थे कि मॉडरेट तरीका हमें अपनाना चाहिए रिफॉर्म करने का। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, हमें एक्सट्रीम रास्ता अपनाना चाहिए। तो यानी कि जितने भी अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हो सकती हैं, वो सारी की सारी आइडियोलॉजीज़ कांग्रेस में एग्जिस्ट करती थी। दैट इज़ वाई इट वॉज कॉल्ड एज अ ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है दैट दे वर नॉट ऑल्टरनेटिव्स टू द रूलिंग पार्टी, इंस्टेड दे कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड, सेंसर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड द कांग्रेस। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अलग अलग फैक्शंस थे कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसको प्रेशराइज करते, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, उन पर एक तरीके से सेंसर लगाना हो, या फिर एक तरीके से सेंसर लगाने का मतलब है यहाँ पर उनके काम को क्रिटिसाइज़ करना, उसकी जगह पर एक नया ऑल्टरनेटिव देना। ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ के जगह पर एक नया ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ देना और कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करना, ये सारी चीज़ें वो लोग किया करते थे। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारा फर्स्ट डिकेड है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन का, वहाँ पर कांग्रेस एक्ट किया करती थी एज अ रूलिंग पार्टी एज वेल एज एन अपोजिशन पार्टी, एंड दैट इज़ वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज कांग्रेस सिस्टम। इसीलिए जो पूरा पीरियड है उसको क्या बोला जा रहा है? कांग्रेस सिस्टम बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहले जो हमारा इलेक्टोरल कंपटीशन है ना, कंपटीशन क्या है? कंपटीशन देखो, आज के टाइम में कंपटीशन क्या है? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है ना, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है कंपटीशन, राइट। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर बीजेपी नहीं आएगी तो कौन आएगी? कांग्रेस आएगी। तो उस समय क्या होता? उस समय कांग्रेस में ही इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस के वो लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के वो मेंबर्स हैं जो लोकसभा में बैठे हुए हैं, एंड वो अपोजिशन के तौर पर काम कर रहे हैं। वो अपोजिशन के तौर पर काम कर रहे हैं। कैसे? कांग्रेस में रहते हुए अपोजिशन के तौर पर काम कैसे कर रहे हैं भाई? समझाओ ज़रा। तो यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही? अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का काम है कि भाई जो मंत्री परिषद है ना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसको बताना कि आप कमियाँ कहाँ कर रहे हो, और उनकी जगह पर ये बोलना कि भाई तुम ढंग से काम नहीं कर रहे, हमें मौका दो, जनता से अपील कर दे कि हमें मौका दो। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस में जो अपोजिशन में मतलब एक तरीके से कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो अभी एट प्रेजेंट पावर में नहीं है, और अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के जो लोग हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के जो फैक्शंस हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? जो उनके खुद के मिनिस्टर्स हैं, इवन प्रधानमंत्री नेहरू, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे। वो लोग उनको बताते थे कि वो कहाँ कहाँ कमियाँ कर रहे हैं, और कैसे अगर कोई अच्छा मिनिस्टर नहीं है, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो वो बोला करते थे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दो, हम अच्छा काम करेंगे, हमें एक पावर दो, हम जब पावर में आएंगे, हम जब मिनिस्टर बनेंगे तो हम अच्छा काम करेंगे। ये सारे तरीके से कांग्रेस क्या होती थी? कांग्रेस एक तरीके से अपोजिशन के तौर पर भी काम कर रही थी, एंड कांग्रेस गवर्नमेंट के तौर पर तो काम कर ही रही थी। तो कुछ लोग जो कांग्रेस में गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनको क्रिटिसिज्म का काम कांग्रेस के दूसरे मेंबर्स,
क्योंकि कांग्रेस में आइडियोलॉजिकल फैक्शंस है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिसिज्म तो होगा सरकार का। तो ये लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, बहुत ज़ोर शोर से क्रिटिसाइज़ करते थे। एंड जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है कांग्रेस की, उनसे अपील किया करते थे कि हमें अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से लोगों को सर्व करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पूरा सिस्टम कांग्रेस सिस्टम है। क्यों सिस्टम है भाई? इसीलिए है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में भी काम कर रही है और कांग्रेस के ही कुछ लोग अपोजिशन के तौर पर भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के ही कुछ लोग अपोजिशन के तौर पर भी काम कर रहे हैं। अपोजिशन का काम है सरकार की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना और जहाँ जहाँ पर सरकार गलत कर रही है उस पर क्वेश्चन उठाना। तो यही कांग्रेस के जो अलग अलग आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं वो लोग काम कर रहे थे। इसीलिए वो लोग नई पार्टी नहीं बना रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे और गवर्नमेंट को समझा देंगे, ट्रस्ट दिला देंगे कि वो लोग अगर पावर में आएंगे या कोई भी एक इंडिविजुअल मेंबर को अगर पावर दी जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, तो वो वहाँ पर ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अपोजिशन में चले जाएंगे, अपोजिशन मेंबर बन जाएंगे, एक नई पार्टी बना लेंगे तो सरकार में आना संभव ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो कांग्रेस का ही चल रहा है, लोग वोट तो कांग्रेस को ही करेंगे। इसलिए कांग्रेस में रहने में ही फ़ायदा है और कांग्रेस के अंदर रहते रहते ही कांग्रेस की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करो और क्या करो, एक तरीके से इस तरीके से काम करो। समझ में आ गया? चीज़ें क्लियर होगी कि गवर्नमेंट के तौर पर कैसे काम करना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और बाकी लोग एक तरीके से उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम करते थे। राइट? ये पूरा का पूरा सिस्टम, रजनी कोठारी एक थिंकर है, आगे जा करके आप पढ़ोगे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब करा है दैट कांग्रेस का जो पूरा जो इस समय का जो पीरियड है, जो कांग्रेस का डोमिनेंस है, उसको क्या बोला जा रहा है? कांग्रेस सिस्टम बोला जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही गवर्नमेंट में भी है और कांग्रेस के ही कुछ मेंबर्स अपोजिशन के तौर पर भी काम कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से सरकार को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है इस पूरी के पूरे चैप्टर का। तो अब तक हम लोगों ने जो भी हमें कांग्रेस के बारे में समझनी थी, पिछले वाले टॉपिक में क्या कर लिया? कांग्रेस का डोमिनेंस समझा पहले। तो वन पार्टी सिस्टम, इंडिया में जो वन पार्टी सिस्टम है वो दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले कैसे अलग है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अलग है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि कैसे कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल फैक्शन भी है, सोशल फैक्शन भी है। कैसे कांग्रेस में अलग अलग कोलिशन, मतलब अलग अलग फैक्शंस के लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और एक तरफ गवर्नमेंट में भी बैठे हैं कुछ लोग और एक तरफ गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। और पूरा का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, मतलब पूरा का पूरा कांग्रेस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था, ये हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपोजिशन पार्टी की। कांग्रेस से बाहर आते हैं थोड़ा, ठीक है, बहुत कांग्रेस कर लिया, अब थोड़ा सा कांग्रेस से बाहर आते हैं। और जो कांग्रेस के अलावा जो हमने अभी अपोजिशन पार्टीज़ पढ़ी थी, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। सो इवन दो इंडिया के पास क्या है, इवन दो इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज़ देन मेनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तो उस समय बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं था कि केवल कांग्रेस एक ही पार्टी थी कांग्रेस, हमारे पास अलग अलग अपोजिशन पार्टीज़ थी, काफ़ी डाइवर्स अपोजिशन पार्टीज़ थी। और ये पार्टीज़ क्या होती है, जब एक तरीके से हमें पता है 1967 तक लगभग कांग्रेस पावर में रहती है, फिर धीरे धीरे 1960s एंड 1970s का जो एरा आता है उसमें क्या होता है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आनी चालू कर जाती है। राइट? जनता पार्टी की सरकार आती है इमरजेंसी के बाद। तो इसीलिए जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो पावर में कब आती है, लेट 1970s में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, इवन दो हमें ये पता है कि अपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं लेकर आ पाई, लोकसभा में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं लेकर आ पाई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं लेकर आ पाई, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर में, इंडिया की डेमोक्रेसी में, वो बिल्कुल ज़ीरो है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में। कांग्रेस का तो रोल है ही, ठीक है, कांग्रेस का जो नेचर है एज अ गवर्नमेंट, एज एन अपोजिशन, और कांग्रेस का जो पूरा का पूरा नेचर है डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर, वो तो है। साथ साथ में जो हमारी उस समय अपोजिशन पार्टीज़ थी उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। समझते हैं क्या रोल है। दे ऑफर्ड अ सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या किया जा रहा है, लगातार उसके क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ थी और जो प्रैक्टिसेस थी उसको क्रिटिसाइज़ करना, और कांग्रेस की सरकार के ऊपर एक तरीके से रूलिंग पार्टी के ऊपर चेक रखना, और साथ ही साथ में लोगों को एक ऑल्टरनेटिव देना। अपोजिशन का काम सबसे बड़ा यही होता है कि वो अपने आप को लोगों को दिखाती है कि भाई हम ऑल्टरनेटिव हैं, अगर आपको कभी भी कांग्रेस पसंद ना आए तो हम अपोजिशन पार्टीज, इतनी सारी अपोजिशन पार्टी है, हम में से किसी को चुन लेना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव। ठीक है,
तो इस तरीके से पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के तौर पर वो लोग अपने आप को रखते थे। एंटी डेमोक्रेटिक चीज़ें टर्न ना हो, हमारा पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट सही तरीके से चले, डेमोक्रेटिक सिस्टम सही तरीके से चले, एंटी डेमोक्रेटिक टर्न ना हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी किसका, अपोजिशन पार्टीज़ का। इसको भी उन्होंने इंश्योर करा। साथ ही साथ में जो बाद में जो लीडरशिप आती है, जो नॉन कांग्रेस लीडरशिप है, तो उनको भी एक तरीके से क्या करा, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया इन सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने। इन पार्टीज़ में रह करके उन्होंने समझा कि पॉलिटिक्स किस तरीके से करना है, कैसे लोगों के लिए काम करना है, कैंपेनिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से उन्होंने क्या करा, इंडिया की जो फ्यूचर लीडरशिप है ना, उसको भी हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने तैयार करा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बोला गया दैट इन द अर्ली ईयर्स अगर आप देखोगे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। किस किस के बीच में, कांग्रेस के बीच में और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ना, उनके लीडर्स के बीच में काफ़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, उसमें जो कैबिनेट होती है, उसमें कुछ अपोजिशन लीडर्स के भी लोग थे, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में। ठीक है, जैसे कि मतलब होता क्या है कि आज के टाइम में अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या ऐसा था कि वहाँ पर कांग्रेस आज के टाइम में क्या कांग्रेस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है और राहुल गांधी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर है? इमेजिन कर सकते हो आज के टाइम में असदुद्दीन ओवैसी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर है? इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन ऐसा पहले होता था। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन है, उसमें क्या हो रहा था, कुछ अपोजिशन लीडर्स जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, उनको भी मेंबर बनाया गया था, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की पार्टी कौन सी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक, सिमिलरली श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सी पार्टी से आते थे, भारतीय जनसंघ। ठीक है, तो ये जो अपोजिशन पार्टी है ना, जो अलग पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी से ये लोग नहीं थे, इनको भी क्या दिया गया, एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर का एक तरीके से उनको क्या दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। राइट, तो ये दिखा रहा है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी उस समय इंडिया में, अपोजिशन लीडर्स में और साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार के बीच में। साथ ही साथ नेहरू का जो रिलेशनशिप था सोशलिस्ट पार्टी के साथ, वो भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग था। एंड वो लोग नेहरू क्या करते थे, सोशलिस्ट लीडर्स जैसे जयप्रकाश नारायण, उनको बुलाते थे कि वो भी क्या करें, एक तरीके से उनकी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें एंड गवर्नमेंट का हिस्सा बने। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर चीज़ें बताई गई है कि कांग्रेस क्या थी, स्टार्टिंग से हमारी कांग्रेस एक तरीके से, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन के तौर पर, सोशल कोलिशन के तौर पर थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो अभी हमने डिस्कस भी करा, कि कुछ समय के बाद कांग्रेस ये सारी की सारी इंटरेस्ट को अकोमोडेट करने में अनसक्सेसफुल हो जाती है, डिक्लाइन कर जाती है इसकी ये एबिलिटी अलग अलग इंटरेस्ट को साथ में लेकर के चलना। इसीलिए हम देखेंगे कि नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ एमर्ज करती है, फिर वो लोग पार्टी में आना, वो लोग गवर्नमेंट में आना चालू करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, कांग्रेस डोमिनेंस का केवल एक फेज़ यहाँ पर हमने पढ़ा है, बाकी सारी चीज़ें हम लेटर चैप्टर्स में अंडरस्टैंड करेंगे। राइट, समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या दिया हुआ है, इस तरीके से हमने पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या कर लिया, इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़ क्या है, किस तरीके से अपोजिशन पार्टीज़ का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक अब तक डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। हाँ, कुछ और चीज़ें हैं जैसे भारतीय जनसंघ या कुछ अदर पार्टीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो उसके लिए स्पेसिफिक मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो वहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैंने अलग तरीके से इनको कवर करा है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।